Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter number 3 from your second year chemistry book. Name of the chapter is Group 3A and Group 4A elements. Here I am going to start lecture number 16 from this chapter. Only one topic will be discussed in our 2 days lecture, that is silicates and their uses. There are 4 different silicates in your second year chemistry course. Number 1 is sodium silicate, number 2 is aluminium silicate, third is talc or soapstone and number 4 is asbestos. अब इन सिलिकेट्स में से जो नंबर 1 पे है दैट इज सोडियम सिलिकेट, इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं जो कि लेक्चर नंबर 15 था। बाकी जो 3 सिलिकेट्स हैं ये वाले एल्यूमिनियम सिलिकेट, टैल्क और सोपस्टोन और एस्बेस्टॉस, इसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन करके अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एल्यूमिनियम सिलिकेट को। जस्ट लाइक अदर सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज सिलिकेट्स आर प्रेजेंट इन रॉक्स। दीज सिलिकेट्स आर आल्सो कॉल्ड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स भी हम इनको कह सकते हैं। These silicates are derived from two oxides, that is aluminium oxide Al2O3 and silicon dioxide, that is SiO2. These silicates may be anhydrous or hydrated. Anhydrous mean कि इसके अंदर water molecules शामिल नहीं होंगे, hydrated में इनके अंदर water molecules शामिल होंगे। ये नेचुरली तौर पे मिनरल्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम सिलिकेट्स को सिंथेटिकली तौर पे भी प्रिपेयर किया जा सकता है। इनका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज X Al2O3, Y SiO2 एंड Z H2O। यहाँ पे जो X, Y और Z लिखा हुआ है ये सर्टन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह लें, बल्कि एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स कह लें कि फॉर एग्जांपल X यहाँ पे अगर 2 लिखा होगा तो इट मींस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए Y कोई भी नंबर होगा। इसी तरह वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी हैं उनके लिए यहाँ पे फिर एक नंबर लिखा जाएगा, लेकिन क्योंकि ये जनरल फार्मूला है इसलिए यहाँ पे X, Y और Z लिखा हुआ है। अगर हम देखें कि एल्यूमिनियम सिलिकेट किस फॉर्म में पाया जाता है और किस तरह का होता है, तो एल्यूमिनियम सिलिकेट इस तरह से दिखता है, इस तरह की कंपाउंड की फॉर्म में ये पाया जाता है। Many important silicate rocks contain aluminium। बहुत सारी सिलिकेट रॉक्स हैं जिनके अंदर एल्यूमिनियम जरूर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कुछ पिक्स भी मैंने लगाई हैं। यहाँ पे देखें ये रॉक है। अब इन रॉक्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ये केमिकल कंपाउंड्स जो हैं ये एल्यूमिनियम उनका बहुत अहम एक एलिमेंट है। अगर ये सिलिकेट रॉक्स हैं, जैसे कि देखें यहाँ पे नीचे फार्मूलाज लिखे हुए, ये सिलिकेट रॉक्स हैं और इनके अंदर एल्यूमिनियम प्रेजेंट है एक अहम एलिमेंट के तौर पे। फिर ये जो हमारे पास रॉक्स होती है इनके अंदर एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। The weathering of these rocks results in the disintegration of the complex silicates which they contain। अब weathering of rocks के फिनोमेना को हम अगली स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे कि ये किस किस्म का प्रोसेस होता है। सिंपल ये कि जो सिलिकेट रॉक्स हैं ये वक्त गुजरने के साथ साथ 100 ईयर्स इससे भी ज्यादा का टाइम हो सकता है, ये डिसइंटेग्रेट करती हैं। यानी एक बड़ी सी रॉक है वो टूट के छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील हो जाती है, यानी कम्प्लेक्स सिलिकेट सिंपल सिलिकेट्स या कंपाउंड्स में तब्दील हो जाते हैं। इवन के क्ले जो कि सबसे सिंपलर फॉर्म है वो बनना शुरू हो जाती है। लेकिन ये बहुत अरसे के अंदर ये जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स का प्रोसेस है ये टेक्स प्लेस करता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन और डिसॉल्विंग ऑफ रॉक्स एट द अर्थ सरफेस। यानी सिंपल वक्त गुजरने के साथ साथ एक रॉक जो कि प्रेजेंट है वो डिके कर जाएगी, यानी वो प्रोसेस जिसके जरिए रॉक्स ग्रेजुअली डिके कर रही हैं या डिसॉल्व हो रही हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और ये खुद ब खुद नहीं होता, कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं जो कि ये प्रोसेस करवा रहे होते हैं, उनको भी हम अभी डिस्कस करते हैं। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है या हो जाता है, एज अ रिजल्ट रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू सेडिमेंट्स, क्ले, सॉइल एंड सब्सटेंसेस दैट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। अभी हम अपने इसी लेक्चर के नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे कि किस तरह से एक रॉक को डिके होकर छोटे छोटे कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखें, जब हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स के फिनोमेना को डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे इस पिक से अंडरस्टैंड इस प्रोसेस को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
ये एक स्केच है, एक रॉक है, इसके अंदर ये क्रैक था, इसके अंदर पानी आया, पानी फ्रीज होके बर्फ बन गया। बर्फ जो है वो ज्यादा वॉल्यूम लेता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है एज कम्पेयर टू वाटर। वो एक्सपैंड हुआ, उसने प्रेशर डाला जिसकी वजह से ये क्रैक मजीद डीप हो गया। और फिर जो जो वक्त गुजरा ये पोर्शन यहाँ से अलग होके नीचे देखें, यहाँ पे ये क्ले बन गया है, सॉइल बन गया है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें एक रॉक या रॉक्स डिके करती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस प्रोसेस को हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। अब वेदरिंग ऑफ रॉक्स को हम इस पिक से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन देखें, ये हमारे पास एक रॉक है, उसकी पिक्चर है, एक क्रैक है, बारिश हुई, पानी आया इसके अंदर और यहाँ स्टे किया उसने। फिर टेम्परेचर डाउन हुआ, डाउन होने के बाद फ्रीजिंग का प्रोसेस हुआ, ये उस आइस में तब्दील हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ देखें, जब ये स्वेल किया, फिर मेल्ट किया, ये डीप लेयर्स में चला गया और उसके बाद यहाँ पे वो रॉक स्प्लिट कर गई अपने पार्ट्स में। और सिर्फ ये नहीं होता कि दो ही पार्ट्स बनेंगे, बहुत सारी जगहों पे क्रैक्स होते हैं और ये प्रोसेस एक जगह पे नहीं कई जगहों पे हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये रॉक जो है वक्त गुजरने के साथ साथ डिके कर जाती है। और सिर्फ इसके रीजन वाटर नहीं होता, कुछ और भी ऐसे एजेंट्स हैं जो कि इस प्रोसेस को करवा रहे होते हैं। अब वो देखते हैं हम कौन से एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, यानी कि ये वो एजेंट्स हैं जो कि वेदरिंग के प्रोसेस को करवा रहे होते हैं। इनमें क्या क्या शामिल है? वाटर, आइस, एसिड, सॉल्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड चेंजेस इन टेम्परेचर आर ऑल एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। यानी कि सारे का सारा जो ये वेदरिंग का प्रोसेस है वो इन एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद इन सारे के सारे एजेंट्स की वजह से हो रहा होता है। अब the boiling and freezing of water in the rocks and the chemical action of water and carbon dioxide convert these compounds into potassium carbonate, sand and clay। अब इसका मतलब ये है कि जाहिर है ये सारे के सारे एजेंट्स हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। बॉइलिंग है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, केमिकल एक्शन भी होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनता है। ये सारे के सारे एजेंट्स मिल के उस कम्प्लेक्स जो सिलिकेट रॉक है उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में, दैट इज पोटाशियम कार्बोनेट बनता है, सैंड बनता है और क्ले। ये सिंपलर कंपाउंड्स हैं जो कि एक रॉक के डिके होने के बाद बनते हैं। अब हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स को पढ़े हैं तो इसमें हम देखते हैं इन पिक्स की मदद से कि किस तरह से और एजेंट्स हैं जो कि अपना हिस्सा डालते हैं इस प्रोसेस में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रॉक है और उसके अंदर एक प्लांट ने ग्रो किया है। जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्लांट ग्रो करेगा, जो जो वो ग्रो करेगा इस रॉक के अंदर वो जगह बनाएगा और इसको वो सॉफ्टन करेगा, यानी कि सॉफ्टन मीन कि वीक कर देगा और वो दो हिस्सों में तब्दील हो जाएगी या इससे ज्यादा में भी। इस चीज को आप यहाँ इस पिक में भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देखें कि क्रैक के अंदर किसी भी वजह से, ठीक है, और यहाँ पे एक प्लांट होगा, जब ये प्लांट ग्रो करेगा तो ये रॉक को वो यहाँ से तोड़ देगा। अब यहाँ पे देखें टूटना नजर भी आ रहा है कि छोटा सा प्लांट पहले उगा होगा, उसने फिर ग्रो किया और उसने एट द एंड जब ग्रो किया तो ये रॉक दो हिस्सों में या से ज्यादा हिस्सों में तब्दील हो गई। अब ये फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की वजह से नहीं हो रहा, वाटर जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वाटर की वजह से भी होता है, एनिमल्स की वजह से भी होता है जो रॉक्स के अंदर अपने घर बनाते हैं और उनको खराब कर रहे होते हैं। और क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है तो बहुत ज्यादा टाइम गुजरने के बाद हम इसे फील करते हैं कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स का फिनोमिना हो रहा है। अब रिएक्शन इन्वॉल्व इन वेदरिंग, जब ये प्रोसेस होता है तो इसमें कौन से रिएक्शन है जो कि इन्वॉल्व होते हैं? द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सप्लेन द वेदरिंग ऑफ पोटाशियम फेल्सपार प्रेजेंट इन द रॉक। अब हम इसको केमिकल इक्वेशन की मदद से भी देख सकते हैं। ये जो फार्मूला है दिस इज फेल्सपार, ये रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है कंपाउंड, ये रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एसिड के साथ। कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वाटर साथ प्रेजेंट है। जब ये रिएक्शन होता है एज अ रिजल्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आती हैं। इनमें से जो ये चीज है ना, इस चीज को हम कहते हैं दैट इज काओलिन। अब यहाँ पे देखें ये क्ले बनी है, अगर ये क्ले व्हाइट कलर की है और प्योर फॉर्म में है तो हम इसको कहते हैं काओलिन, यानी ये क्ले का नाम है। और इसका केमिकल फार्मूला होता है ये बेसिकली डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जो कि ग्रेजुअली डिके करेंगे और किन में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्ले में। अब हम देखते हैं कि ये जो प्योर क्ले है या काओलिन है ये है क्या।
अब पहले तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो काओलिन है ये बेसिकली उन रॉक्स के डिसइंटेग्रेशन के रिजल्ट में ही बनी है। अब प्योर क्ले इज व्हाइट इन कलर एंड इज कॉल्ड काओलिन, जिसको हम काओलिन कहते हैं। द केमिकल फार्मूला इज दिस वन, ये पीछे केमिकल इक्वेशन में भी हमने देखा कि वहां पे भी ये लिखा हुआ है। काओलिन इज अ रॉ मटेरियल पर्टिकुलरली कंसिस्टिंग ऑफ द क्ले मिनरल, उस मिनरल को काओलिन नाइट कहते हैं। इट इज यूज टू मेक पोर्सलेन एंड चाइना वेयर। अब इस मिट्टी से हम करते क्या है, ये प्योर क्ले है जिसका एक स्पेशल नेम है। इसके यूज ये है कि इससे मुख्तलिफ किस्म के बर्तन बनते हैं, चाइना वेयर बनते हैं, पोर्सलेन बनते हैं। और कैसे बनते हैं हमने आज के लेक्चर में ब्रीफली देखना भी है कि क्या प्रोसेस होता है और ये किस तरह से बनते हैं। अब यहाँ पे देखें, इस शक्ल में प्योर क्ले काओलिन पाई जाती है। फिर ये जो बर्तन है, ये बर्तन इनको हम कहते हैं चाइना वेयर्स, पोर्सलेन के ये बर्तन इसी क्ले से ही बनाए जाते हैं। इम्प्योर और ऑर्डिनरी क्ले, यानी कि जो इम्प्योर क्ले होती है वो क्या होती है, बेसिकली क्ले सेम है लेकिन ऑर्डिनरी क्ले के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज शामिल होंगी, वो कंपाउंड ऑफ आयरन होंगे और कुछ और मेटल्स होती हैं जिनकी कंपाउंड शामिल होते हैं। तो इस क्ले का कलर वाइट नहीं रहता बल्कि चेंज हो जाता है, इस वजह से हम इसको इम्प्योर क्ले कहते हैं। बनी ये भी उसी प्रोसेस के जरिए है जिस प्रोसेस के जरिए प्योर क्ले बनी है। इट हैज अ येलो और रेडिश येलो कलर। Impure clay can be more easily fused because they contain oxides of iron, calcium, magnesium and other metals which form easily fusible silicates with sand. अब ये जो हमारे पास इम्प्योर क्ले होती है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है। अब देखें इस तरह से ये दिखती है। अब ये प्योर क्ले व्हाइट कलर की थी, अब देखें इसका कलर कैसा है, दिस इज येलो इन कलर और ये रेडिश येलो सा कलर है। तो ये इनका कलर होता है और कलर ये क्यों होता है, कुछ कंपाउंड्स की वजह से, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। सच क्लेज आर यूज्ड टू मेक ब्रिक्स, टाइल्स एंड स्टोनवेयर। अब ये जो क्ले है इम्प्योर क्ले, अब इसको आगे कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि जो प्योर क्ले है उससे चाइना वेयर बनते हैं, लेकिन जो इम्प्योर क्ले है इससे ब्रिक्स बनती हैं। ब्रिक्स का मतलब है ईंटें, टाइल्स आपको पता है फर्श पे लगाने के लिए, एंड स्टोन वेयर्स बनते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड द आर्टिकल्स ऑफ दिस क्ले टर्न रेडिश व्हेन हीटेड इन अ किल्न। जब इन्हें प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद हीट किया जाता है तो ये इस कलर में यानी रेडिश टोन में आ जाते हैं। अब ये ब्रिक की एग्जांपल है, ये देखें बर्तन बने हुए इसी क्ले से जो कि इम्प्योर होती है, और ये टाइल्स है। अब एक और फिनोमिना होता है ग्लेजिंग पोर्ट्रेट, यानी बर्तनों के ऊपर एक खास किस्म की लेयर बना देना। अब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जैसे कि अभी हमने अपनी लास्ट स्लाइड में देखा, ये ज्यादा पोरस होते हैं। एक प्रोसेस किया जाता है जिसे ग्लेजिंग कहते हैं, इसमें खास केमिकल कंपाउंड की एक बारीक सी लेयर इन बर्तनों के ऊपर चढ़ाई जाती है। अब जो लेयर चढ़ाई जाती है वो लेस पोरस होती है। स्टोनवेयर इज यूजुअली ग्लेस्ड, या ग्लेस में उनके ऊपर एक बारीक सी परत बनाई जाएगी एक खास तरीके के जरिए, टू गिव इट अ लेस पोरस सरफेस बाय थ्रोइंग सॉल्ट अपॉन द आर्टिकल व्हाइल दे आर हॉट। एक जब प्रिपेयर किया जाता है किसी भी बर्तन को और वो जब गर्म होता है तो उसके ऊपर उस वक्त एक बारीक सी लेयर बनाई जाती है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से कंपाउंड होते हैं जो बनते हैं। This treatment produces sodium aluminate and sodium aluminium silicate, यानी जो कंपाउंड बनते हैं वो सोडियम एल्यूमिनेट के होते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट के होते हैं, which melt readily क्योंकि गर्म बर्तन के ऊपर इनको डाला जाता है, and cover the entire surface। ये सारी की सारी सरफेस जो उस बर्तन की होती है उसको कवर करते हैं। यहाँ पे पिक देखें, अब फर्ज करें ये बना हुआ था स्टोनवेयर, अब इसके ऊपर ये जो ऊपर की परत आपको नजर आ रही है ये ग्लेजिंग के रिजल्ट के तौर पे बनी है। यहाँ पे भी जब ये बनता है गर्म होता है इसके ऊपर एक इस तरह से एक बारीक सी लेयर बनाई जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लेजिंग। व्हेन द आर्टिकल कूल्स द कवरिंग सॉलिडिफाइड, जाहिर है जब गर्म कोई स्टोनवेयर था या बर्तन था जिसको अब हम आर्टिकल कह रहे हैं, उसके ऊपर एक बारीक सी हमने लेयर बनाई, जब वो ठंडा होगा आर्टिकल तो ये जो कवरिंग थी बारीक सी ये सॉलिडिफाइज में यानी सॉलिड में तब्दील हो जाएगी,
प्रोड्यूसिंग अ कम्पैक्ट स्मूथ वाटरप्रूफ सरफेस। ये आपने ऐसे बर्तन अपने घरों में देखे होंगे जरूर, जिसके ऊपर ग्लेजिंग के जरिए एक बारीक सी लेयर या कवरिंग की जाती है। चाइना वेयर्स आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ काओलिन, बोन एश एंड फेल्डस्पार। ये सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं और जिनको मिला के चाइना वेयर्स बनते हैं। द मिक्सचर फ्यूजेस व्हेन हीटेड एंड फिल्स द पोर्स बिटवीन द ग्रेन्स ऑफ काओलिन। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ हार्डनिंग ऑफ क्ले क्या है। क्ले को किस तरह से हार्डन किया जाता है। बेसिकली आप इस चीज को ना इस बात से अंडरस्टैंड कर लें कि क्ले हमारे पास बन गई, और बनी कैसे है क्ले। क्ले हमारे पास बनी है बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोसेस के जरिए, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स हुई तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्ले बनी। अब इस क्ले का एक पेस्ट बनाया जाता है जब इसके अंदर वाटर ऐड किया जाता है, यानी एक खास किस्म का जो पेस्ट बना जिसकी एक स्पेसिफिक प्लास्टिसिटी होगी, उसको बनाया जाता है। फिर उसको शेप दिया जाता है डिफरेंट किस्म के डिजायर्ड फॉर्म में। बर्तन बनाने हो तो बर्तनों की फॉर्म में। फिर ऑलमोस्ट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको ओवन में रखा जाता है, यानी फिर ये तैयार हो जाते हैं। जब ये तैयार होंगे तो फिर इनके ऊपर ग्लेजिंग की जाती है, जिससे हमारे पास एक आर्टिकल फुल तैयार हालत में आता है। यानी कि इनफैक्ट क्ले से किस तरह से बर्तन बनते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया ये होता है। द यूज ऑफ क्ले इन मेकिंग पोट्री एंड अदर सिरामिक आर्टिकल्स डिपेंड अपॉन द प्लास्टिसिटी ऑफ द पेस्ट। यानी वो जो क्ले के अंदर पानी डाल के जो मटेरियल बना उसको पेस्ट कहते हैं, और वो कितना थिक है या किस तरह का है उसको हम कहते हैं कि दैट इज प्लास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल। When soaked in water, the clay progressively hydrates. जब पानी के अंदर क्ले डालते हैं तो जाहिर है क्ले पानी को एब्जॉर्ब करेगी, वो प्रोग्रेसिवली हाइड्रेट होगी एंड द पेस्ट बिकम मोर प्लास्टिक। पेस्ट हमारे पास बनेगा। व्हेन द क्ले इज हीटेड, द वाटर ऑफ हाइड्रेशन, यानी उस क्ले को फिर हमने शेप किया। शेप करने के बाद उसको जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, वो जो हमारे पास आर्टिकल बन गया है, तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन निकल जाएगा एंड ए हार्ड रॉक लाइक मैस इज फॉर्म। जैसा कि आर्टिकल सॉलिड हमें नजर आ रहा होता है। जी, यहाँ पे हमारा जो एल्यूमिनियम सिलिकेट था वो खत्म हो गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड सिलिकेट, जो कि आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बुक में है, दैट इज टैल्क और सोपस्टोन। द मैग्नीशियम सिलिकेट होता है ये, इसका फार्मूला है Mg3H2SiO3, 4 लिखना है ब्रैकेट में SiO3 के इर्द गिर्द। इज कॉमनली नोन एज टैल्क और सोपस्टोन। इसको हम टैल्क या सोपस्टोन भी कहते हैं। इट इज फिजिकली ग्रीजी टू टच, ग्रीजी में ऑयली टच में होता है ये। सो इट इज यूज इन मेकिंग कॉस्मेटिक्स, मेकअप वगैरह का सामान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ये देखिए ये डिफरेंट फॉर्म्स है टैल्क और सोपस्टोन की। जी, लास्ट सिलिकेट है दैट इज एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस इज हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। दिस इज इट्स फार्मूला CaMg3 SiO3 के इर्द गिर्द ब्रैकेट डाल के 4 लिखते हैं। इट इज कॉमनली यूज इन मेकिंग इनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स एंड हार्डबोर्ड। और इनकम्बस्टिबल का मतलब है ऐसा फैब्रिक जिसको आग नहीं लगती, यानी जो आग लगने को रेजिस्ट करता है, ये बहुत कम लगती है। एस्बेस्टॉस को इस्तेमाल किया जाता है ये बनाने में। असल में जो एस्बेस्टॉस होता है ना, ये रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ फिब्रस मिनरल्स दैट आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन एंड फायरप्रूफ अदर मटेरियल। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है, कैंसर भी काज करता है, तो इसको बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें ये इस शक्ल का होता है ये। So that's end beta. Take care. Allah Hafiz.